बिल्कुल रेडी है। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन तो मैं वेंसडे का टाइम रखती हूँ। वेंसडे तो टेस्ट रिवीजन करेंगे। वेनेसडे को जो कल का टेस्ट है उसकी रिवीजन। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके क्लास में नहीं सॉल्व होंगे आप मेरे को क्लास में सॉल्व करके दिखाओगे। और वेंसडे को आई विल डू असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रीवियस चैप्टर्स। ठीक है। और कोऑर्डिनेट प्लस लीनियर इक्वेशंस, थोड़ी इसकी हमने अच्छे से रिवीजन करनी है बिकॉज ये जितना इजी लगता है उतने ही क्वेश्चंस इसके गड़बड़ होते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, हमारे पास पेपर है, अपने आंसर शीट है कि स्कूल में वापस ले ली? तो मुझे बता पता आगे से जब भी आपको आंसर शीट, वो तो ले आना। हाँ, जब भी आपको आंसर शीट मिलती है ना, आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा। आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में इतने नंबर कटे, क्वेश्चन नंबर 2 में ये हुआ, वो सारा डिटेल ना मैथ्स का जरूर लिख कर आना। अगर घर के लिए आंसर शीट नहीं मिलती, मुझे बहुत जरूरी है ये देखना गलती तुम करते कहाँ हो। ठीक है, चलो चैप्टर शुरू करेंगे। कितने मार्क्स? केवीएम का पेपर अच्छा होता है, तुम्हारी रिविजन सिर्फ पॉलिनोमियल्स की वजह से हंसी थी। तुम्हारा भी इजी था इस बार। तुम सोच अगर इजी नहीं है, अगर इजी नहीं है तब तुम उसमें 30 मार्क्स लेकर आई हो। तुम अगर इजी नहीं मांग रही हो तब तुम उसमें 30 लेकर आई हो, है ना? तो फिर अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर करो, किसी और को मत देखो। कृषभ तुम्हारे कितने मार्क्स है? मैम 37.5। गलती कहाँ हुई? पेपर मिला? स्कूल में ले लिया? मैम एक। रद्दी इकट्ठी करते हैं सब। हाँ, उनकी वो होती है, शीट्स होती है, प्लस साइन करके घर के देते हैं, धंधे टेक टेक अवे घर के लिए दे दो, वापस ले लो। आते तो है ना मेरे लिए। उधर चाहिए होगा, उधर चाहिए। हम्म। मैम एक तो क्वेश्चन था जिसमें वो बताना था कि एक एक रैशनल नंबर, हम्म। दो रैशनल नंबर जिनका सम 0। मैम एक तो एक नंबर का ही था, वो गलत हो गया। अच्छा। और बाकी मैम एक क्वेश्चन था उसमें वो आता था, उसका बी पार्ट वो मैं करना भूल गया, तो उसका एक नंबर कट गया, बाकी आधा नंबर तो इधर उधर कट इधर उधर हो ही जाता है ना। ये गया। अच्छा काम है। अच्छा, ये तुम्हारे पास मेरे पास पेपर, हाँ कौन से वाला था? ठीक है, चलो। एनी हाउ ये आगे से देखना। और दिया के मार्क्स पता है आपको? 38। गुड इनफ। तुम तीनों बच्चों सिर्फ ना ध्यान दो और रेगुलर रहो। दिया नहीं आएगी आज? अच्छा, चलो। सिर्फ रेगुलर रहो और ध्यान दो, तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव भी हो सकते हैं। और ये 39-40 में तो बेटा 40, पता है 39 को 40 करना सबसे मुश्किल होता है काम। कैन बी रैशनल। हाँ तो -√2 प्लस √2 कर दो। चलो कोई बात नहीं, मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हुए हैं। चलो एनी हाउ कोई बात नहीं। पता क्या होता है, अगर आप 75 पर हो ना तो उसको 90 करना फिर आसान है। लेकिन अगर आप 95 हो ना, सीरियसली उसको 100 करना सबसे मुश्किल होता है। राइट, बिकॉज यू डोंट नो दैट एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। तुम अपनी माइंड को समझ रहे हो कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, उसको सिर्फ कवर करते करते तुम लेके जा रहे हो। तो वो सबसे मुश्किल काम होता है, उसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस होती है। उसके लिए सिर्फ अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंट ना होना। ठीक है, जितने टेस्ट मैं दे रही हूँ, डिफिकल्ट टेस्ट हो जितने हो, लास्ट ईयर 3 बच्चों के अगर 100 आए थे तो ऐसे नहीं आए थे। ठीक है, इट वॉज रियली पावर पैक्ड परफॉर्मेंस हुई थी कि सच में मतलब उनके पीछे पड़ी रही थी कि वो टेस्ट देने आते भी रहे एंड तक, सच में। लव्या था, वो भी एंड तक टेस्ट देने आता रहा है। जितने भी टेस्ट थे उसने सारे दिए हैं, फिर उसको चेक करके दिए भी हैं वापस। उसके बाद उसने अगर उसके कम भी हुए हैं मार्क्स तो उसने ये नहीं कहा कि कम क्यों हुए हैं। वो क्या होता है कि समटाइम्स यू आर टेकिंग अ टेस्ट सो मेनी टाइम्स, आप इतने सारा इतनी बार रेपिटेटिव में दे रहे हो ना, तो आपका काम करने को मन नहीं करता। ठीक है, तो इन बिटवीन क्या होता है, पता लग जाता है पेपर में कि नहीं बस मन नहीं कर रहा, बस कुछ कुछ करके बंदा लिख रहा है कि बस कुछ भी लिख दिया। गलतियां वो एक्सपेक्टेड नहीं होती आपसे। तो उस केस में मैं आपको कहती हूँ कि कोई बात नहीं, उसको आराम से देखो। ठीक है, और उसी एक टाइम स्पैन में ना, जब आपका माइंड बिल्कुल पीक होता है ना, उसी टाइम स्पैन में परफॉर्मेंस लेकर आनी होती है और पेपर में आएगी। प्लस जो एग्जाम का टाइम होगा आपका, चाहे वो बोर्ड्स है चाहे वो एक्चुअल जब भी आपका फाइनल पेपर होता है, इफ इट्स अ टाइम स्लॉट, जैसे मैंने कोशिश की थी, मैं 11 to 1 में टेस्ट रखती थी, 11 to 2 में या 10 to 2 में मैं प्रेफर करती थी बच्चे आए, क्योंकि उस टाइम पर ही आपका एक्चुअल बोर्ड पेपर होगा। सो पीक परफॉर्मेंस आपकी, पूरा माइंड अलर्ट, सेंसेस अलर्ट उस टाइम पर ही हो।
ठीक है, दीज आर सम ऑफ द टेक्निक्स। जब हम कॉम्पिटिशन्स करते हैं तो हमें सिखाई जाती है कि जिस टाइम आपका टेस्ट पेपर है ना, उस टाइम 3 घंटे बैठकर दिखाओ, आपका माइंड ऑटोमेटिकली फंक्शन करना शुरू करेगा। तो स्कूल का टाइम भी अगर आपका टेस्ट का 9 to 1 का होता है, तो उस टाइम पर बैठकर अपना टेस्ट पेपर दो। एंड उस ये 1 महीने का प्रोसेस होता है, ये नहीं कि मैंने आज का 2 दिन बैठे और तीसरे दिन हो जाएगा, नहीं। फॉर अ मंथ और टू यू नीड टू सिट एट दैट पर्टिकुलर टाइम स्पैन, और उसमें ही अपना टेस्ट आकर दो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, 9 के 40 भी हो जाएंगे, ये सब छोटी छोटी चीजें चलती रहती हैं। पर इसमें आगे अच्छी बात है, हमने करना है चैप्टर 8 स्टार्ट, 7 चैप्टर ट्रायंगल्स। ठीक है, और ट्रायंगल्स आपको पता है, अभी हम लाइंस एंड एंगल्स करके आए हैं। तो ट्रायंगल्स क्या होते हैं? एनी थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर, एनी थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर इज अ ट्रायंगल। ठीक है, इसमें 3 एंगल्स, 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स, ये सब होता है। इसी में तो है। हाँ, अब आते हैं चैप्टर ट्रायंगल्स। ठीक है, सो 3 वर्टिसेस, हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स भी कवर करवा दिए थे आपको, है ना। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में हमने किया था बेस्ड ऑन एंगल्स। एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है व्हेन ऑल एंगल्स आर एक्यूट। देन वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, एग्जैक्टली वन एंगल इज राइट एंगल। एंड देन वी हैव एन ऑब्ट्यूज angled triangle, exactly one angle is more than 180 degree. A triangle cannot have more than one right angle. There cannot be two right angles in a triangle. A triangle cannot have more than one obtuse angle. Exactly one obtuse angle ही होगा, ठीक है। और बाकी दो, one obtuse angle है, बाकी दो क्या होंगे? Acute. Two acute angles, and same goes for right angle, one right angle, और बाकी जो दो हैं वो क्या होंगे? Two acute angles। ठीक है, 3 acute angle तो होते ही हैं। क्लियर हो गया? सो अ ट्रायंगल हैज एटलीस्ट 2 acute angles। A triangle has at least 2 acute angles। ये सब मैं स्टेटमेंट्स इसलिए बोलती हूँ, ये आपकी assertion रीजनिंग में काम आती है। क्लियर हो गया? तो इन्हें लिख लिया करो या इनमें इनके नोट्स बना लिया करो। देन बेस्ड ऑन ट्रायंगल्स एंड देन बेस्ड ऑन साइड्स। बेस्ड ऑन साइड्स हमारे पास कौन से ट्रायंगल्स होते हैं? एक होता है स्केलीन, नन ऑफ द साइड्स इज इक्वल। राइट एंगल में एक चीज हम और अप्लाई करते हैं, अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो सबसे इजी उसमें हमारे पास क्या होता है अप्लाई करना? हाँ, पाइथागोरस थ्योरम, विच इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए सी इज द हाइपोटेन्यूज, और इसका एरिया निकालना भी सबसे आसान होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन साइड्स वी हैव स्केलीन, देन वी हैव isosceles, exactly two sides equal and only two sides equal, and then we have equilateral, all 3 sides equal। ठीक है, तो जो हम अब बात करेंगे ट्रायंगल्स में, ये सारी आप प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 360 डिग्रीज। ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ी बहुत जो है आपने रिविजन में अपने रखनी है। प्लस अब जो हम ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन सी होती हैं?
व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। जैसे कि दो मैथ्स की बुक्स, जैसे सबसे पहले तो एक ऋषभ की बुक मैंने रखी हुई थी, है ना, और ये देखो, अब इसमें आप बता सकते हो कौन सी बुक किसकी है। मैंने कोई नेम नहीं ओपन किया हुआ, ठीक है, राइट। अब इसको अगर ओपन करेंगे, मैंने कुछ शायद मार्किंग की हो, अगर नाम लिखा हो तो पता है, वरना दोनों की कौन सी बुक है वी कैन नॉट टेल। या फिर मैं इनके एडिशन चेक करूंगी, मेरा पुराना होगा बिकॉज मैंने 2 साल पहले लिया है, ऋषभ ने इस साल लिया है, तो उसका नया होगा। ठीक होगी बात ये। प्लस ऑन द फेस ऑफ इट, अगर एग्जैक्टली हम इसको मर्ज कर दे, जैसे मैं आपको बाहर भेज के इसको रफल शफल कर दूं और मैं बताऊं कौन सी बुक किसकी है, तो नहीं बता पाओगे। तो दीज आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स विच आर एग्जैक्टली सेम, सेम इन शेप, साइज एंड टेक्सचर, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, जैसे दो चेयर्स हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, नॉट विथ स्टैंडिंग किसी पे धूल हो या ना हो, या किसी पे कुछ निशान बना हो, आपने कोई मार्किंग नहीं की है। अगर मैं आपको बाहर भेज के इस चेयर को चेंज कर दूं और कहूं बैठ जाओ, तो आप उस पोजीशन पे बैठोगे जहां पहले बैठे थे, आपको चेयर से इतना फर्क नहीं होगा। सो कॉन्ग्रुएंसी होती है द फिगर्स आर एग्जैक्टली सेम, एंड मेन होता है एग्जैक्टली सेम में उनका साइज सेम है। ठीक है, हमने अपनी एनसीईआरटी बुक को फोटोस्टैट करवा लिया, कोई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक खरीदता है, कोई उसको पीडीएफ जो उसके मिले हुए हैं ऑनलाइन उसको प्रिंट आउट करवाता है, तो वो सिमिलर है, वो एग्जैक्टली सेम नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी मतलब द फिगर्स ओवरलैप, एक के ऊपर एक अच्छे से प्लेस की जा सकती है। ठीक है, दोज आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मींस साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स आर ऑल्सो। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में होता है साइड्स एंड एंगल्स बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, दो स्क्वायर्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब मैंने होमवर्क में असाइनमेंट दी कि कल मुझे कलर्ड स्क्वायर लाकर देना है, ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर कट करके लेकर आना है। ठीक है, तो कोई ग्रीन कलर में लेकर आ रहा है, कोई रेड में लेकर आ रहा है, कोई ब्लू में लेकर आ रहा है, लेकिन जब मैंने स्टैक किया तो एक के ऊपर एक एग्जैक्टली आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं कलर्ड वाला अगर पार्ट छोड़ भी दूं, कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स कब होंगे, जब उनकी साइड एग्जैक्टली सेम होगी। टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर साइड्स आर सेम, एग्जैक्टली एक के ऊपर एक ओवरलैप होगा। सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनकी रेडियस इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनकी साइड्स आपस में एक के ऊपर एक ओवरलैप करेगी, साइड्स इक्वल होंगी, एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब मैं कहूं एक मैंने ट्रायंगल बनाया विथ साइड, लेट मी से 3, 4 एंड 6 सेंटीमीटर, है ना। अब कोई इसको ऐसे बना सकता है, 3, 4 अगर 6 ले रहे हो तो मैंने बेस में 3 लिया, यहाँ पे आई ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, फिर यहाँ पे 4 कट किया। ठीक है, और जो बैलेंस है यहाँ यहाँ पर मैंने 4 सेंटीमीटर ले लिया, यहाँ पे 60 लेकर 4 लेकर मैंने मैच कर दिया, किसी तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, तो या तो मुझे तीनों साइड्स गिवन हो, अब मुझे अगर मान लो 3, 4 कहा है, राइट, और कोई भी एक एंगल 60 डिग्री ड्रॉ करने को कहा है, तो मैंने 3 और 4, 60 किसी ने यहां ड्रॉ किया, वहां 4 सेंटीमीटर मार्क कर लिया, किसी ने 60 यहां पे ड्रॉ किया और यहां से 4 कट कर लिया। ठीक है, तो अब पहले केस में, दूसरे केस में क्या था, ये साइड 4 है, वहीं पे 60 डिग्री एंगल है, दूसरे केस में कहीं और 60 डिग्री एंगल है और ये साइड 4 है। ठीक है, सो ट्रायंगल्स सेम नहीं बने, ट्रायंगल्स जब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बनेंगे, जब उनके एंगल्स भी सेम होंगे, उनकी साइड्स भी सेम होगी, तब हम कहेंगे द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर होगी बात ये। तो कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स कौन से होते हैं, सबसे पहला, ट्रायंगल्स का अगर कॉन्ग्रुएंट करना है, मैं दो ट्रायंगल्स लिखती हूं, एबीसी और पीक्यूआर। कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, देखो, ए बी सी एंड पी क्यू एंड आर, द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसमें हम लिखते हैं एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल क्या होता है, इक्वल टू का साइन एंड दिस साइन। ठीक है, इक्वल टू साइन और ये इक्वल टू साइन एंड दिस। ठीक है ना, इसे होता है इक्वल एंड द ट्रायंगल्स आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो सबसे पहला रूल होता है साइड साइड साइड।
ठीक है, तो सबसे पहला रूल है साइड साइड साइड, साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल इक्वल टू साइड्स ऑफ अदर। कि मैंने कहा 3 4 5 का ट्रायंगल लेकर आओ, किसी और ने भी 3 4 5 का उसने भी ड्रॉ किया, सबने ड्रॉ किया 3 4 5 का। तो जब मैं इनको मेजर करूंगी, जब इनको मैं मेरे पास फिगर्स कट कर आएंगी, तो एक के ऊपर एक स्टैक हो जाएगी। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो अब आ जाओ अपनी बुक में पेज नंबर। नंबर 3 4 5 लेंगे तो ऐसे भी तो होते, किसी ने बेस 3 लिया तो क्या हो गया, कहीं ना कहीं से आप उन्हें मैच तो कर सकते हो ना। 3 के साथ 3 साइड मैच कर ली, 4 के साथ 4। जैसे कि अगर मुझे एक पेन को पेंसिल केस में डालना है, अब कोई भी पेन हो, तो मैं उसकी लेंथ वाइज उसे रखूंगी, है ना। तो कल मुझे कोई ऐसे पेन पकड़ाएगा, मैं फिर भी क्या करूंगी, उसको लेंथ वाइज रखूंगी। कोई मुझे वर्टिकली पकड़ाएगा क्योंकि ऐसे प्लेस करो, मैं नहीं करूंगी, आई विल प्लेस इट। अब पेन स्टैंड में अगर पेन रखना है तो मैं उसे वर्टिकली प्लेस करूंगी। सो इवन इफ यू गिव मी इन द हॉरिजॉन्टल पोजिशन, देन आई मूव इट टू द वर्टिकल पोजिशन एंड देन प्लेस इट। ऐसे ही करते हैं ना, तो जिसे हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डेंस। समझ में आ गया, हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को मैच करते हैं, जो बहुत जरूरी है। और फिगर्स में हम कैसे चेक करेंगे, ट्रायंगल्स में कैसे चेक करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। तो अभी अपनी बुक का पेज नंबर ओपन कीजिए, पेज नंबर 85। पेज नंबर 85 ओपन करो। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स गिवन। तो पहले मैंने आपको रूल कहा SSS, ठीक है। तो सबसे पहला रूल हम SSS ही मैच करते हैं। तुम बुक क्यों नहीं लेकर आते? हम्म, क्यों भूल जाते हो? हमारी बुक, हाँ, ये ऐसे हाथ लाने से क्या होगा? ठीक है, सो वी हैव दिस फिगर, इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीसी इन फिगर 7.4। तो यहाँ पे मेंशन करना है कि ट्रायंगल एबीसी को कौन से, इनमें से कौन से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो जिस भी ट्रायंगल की साइड 4.5 4 और 5 होगी, उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट मान लेंगे। अब तुम्हारी वाली बात कि किसी ने बेस जैसे मर्जी ड्रॉ किया, ठीक है ना। तो ये देखो, क्या एबीसी और ये पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है? ठीक है, तो मैं लिखूंगी कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर, यस दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब इनमें एक बात होती है जिसे हम कहते हैं 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस। वो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अब मुझे कैसे पता कि ये 5 को 5 के साथ मर्ज करना है, राइट। अगर मैं आपको ये फिगर ना दूं, कल आपको किसी को बताना हो, तो यू शुड नो फ्रॉम द नेम इटसेल्फ कि कौन सी साइड किसके साथ मैच करती है। बात समझ में आई? जिसे हम बोलते हैं 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस, कौन सी साइड कौन सा एंगल किसके साथ मैच करेगा। अब यहां तो पता लग रहा है ना कि देखो ये 5 को तुम यहां पर लेकर आओगे, सो यू विल कीप आर क्यू विद बीसी। अब उसे मैं क्यू आर करके लिखूं या आर क्यू लिखूं? अब यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, तो आर शुड कम हेयर, क्यू शुड कम हेयर एंड पी शुड कम हेयर। ये होगा ना, क्यू आर, क्यू आर और बीसी को हमने कोइंसाइड करना है ना। पर बी के साथ क्यू मैच करेगा या सी के साथ क्यू मैच करेगा, तो उसके लिए मैंने चेक किया कि फोर्थ साइड कहां पर है, वो पी के साथ है, तो आर पी यहां पर आएगी, तो मैंने आर को सी के साथ मर्ज किया, ठीक है। क्यू बी को क्यू के साथ और पी आ गया ए पर, जिससे मैं कह रही हूं कि ए कॉरस्पॉन्ड्स विद पी, बी कॉरस्पॉन्ड्स विद क्यू, सी कॉरस्पॉन्ड्स विद आर। ये होती है 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस। अब ये आपको फिगर नहीं दी होगी, आपको सिर्फ 2 साइड दी होंगी या कुछ दिया होगा, जिसके बेसिस पर विल फाइंड आउट कि हमने 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस कैसे निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। तो एक सबसे पुराना मेथड और सबसे रॉ वाला, जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल देसी सा मेथड है, एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स, साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स।
आपको, मुझे नहीं पता कोई सिखाता या नहीं सिखाता, बट सबसे इजी रूल, और कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो जाए ना, ये काम करेगा ही करेगा। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस निकालने के लिए लिखो, ये हमेशा एक रूल होगा फॉर 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस निकालने के लिए आपने फिगर में से, आपको नाम नहीं, नाम के हिसाब से देखो, देयर आर पीपल विल सी द फिगर एंड से कि ये साइड इसके साथ है, कि पी क्यू आर है तो एबीसी है, क्यू पी आर है एबीसी है। ठीक है, अदरवाइज कैसे करना होता है हमें, एंगल्स जो इक्वल दिए हैं उनके ऑपोजिट वाली साइड्स मैच करती हैं, और अगर आपको साइड्स दी हुई हैं इक्वल तो उनके ऑपोजिट एंगल्स कॉरस्पॉन्ड करते हैं। मैच का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब कौन सा वर्टेक्स किसके ऊपर आएगा और वो बिल्कुल ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है ना, जैसे कि मेरे पास एक राइट ट्रायंगल ऐसे रखा हुआ है, और उसी राइट ट्रायंगल को किसी ने इस तरह से ड्रॉ करके मुझे कटिंग करके दे दिया। अब अगर मुझे 1 to 1 प्लेसमेंट करनी है तो मैं क्या करूंगी, इस राइट एंगल को इस राइट एंगल के साथ मैच करूंगी, एंड देन दे विल ओवरलैप, है ना। सो आई नीड टू रोटेट दिस वन, मैं इसको फ्लिप करके ऐसे रोटेट करके यहां लेकर जाऊंगी, सो दैट द टू ऑफ देम मैच विद द राइट ट्रायंगल, और ये परपेंडिकुलर यहां जाए और ये बेस यहां पर आए। क्लियर होगी बात, जिसे हम कहते हैं 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। एंगल के ऑपोजिट साइड, साइड के ऑपोजिट एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं। ठीक है, तो कल मुझे कहा जाए ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, फिगर नहीं दी हुई, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, और फिर मैं आपको देती हूं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। आर भी हो सकता है, पर मैंने आपको अगर ये तीन चीजें दी हैं तो आपको मुझे बताना है कि ट्रायंगल में कौन सी साइड किसके साथ मैच करती है। सबसे आसान होता है एंगल्स को मैच करना। पी के साथ कौन सा मैच कर रहा है, सी, तो पहले पी लिखा, उसके साथ लिखा सी, ट्रायंगल पी, और यहाँ पर ट्रायंगल सी। बी के साथ कौन सा लिखा हुआ है, क्यू, तो मैंने यहाँ पे बी लिखा और यहाँ पर लिखा क्यू। अब कौन सा एंगल रह गया, आर, यहाँ आर लिखा और यहाँ पर भी, सॉरी, तो पी क्यू आर किसके साथ कॉरेस्पॉन्ड करता है, सीबीए। अब इसमें लिखा हुआ है पी क्यू इज इक्वल टू सीबी, ए बी इज इक्वल टू क्यू। समझ में आ गया, एंड पी आर और एसी आपस में इक्वल है। ठीक है ना, ये देखो पी आर और फिर एसी। अगर ऑर्डर नहीं दिया जाता तो कैसे करोगे, समझ में आ गया। और अगर आपको रैंडमली फिगर दिया, आपको ऑर्डर लिखना है तो कैसे करोगे, ये बहुत जरूरी चीज है। ये क्वेश्चंस भी इसके एनसीईआरटी में आपके मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हैं एक एक नंबर के जो इस पे आते हैं, प्लस ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट निकालने सबसे पहला काम होता है। तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिखना सीख भी लो। सबसे इजी रूल क्या होता है, एंगल्स के ऑपोजिट साइड, साइड्स के ऑपोजिट एंगल। अगर आपको एंगल्स दिया तो आपको वर्टिसेस मैच करने आसान है। ठीक है, और अगर आपको साइड दी है तो उसके ऑपोजिट वाला एंगल लोगे। जैसे मुझे यहाँ पे साइड कौन सी दी हुई थी, ए बी। ठीक है, अब मान लो मैं लिखती हूँ ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू, एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। अब मुझे यहां से लिखना है, मान लो, ठीक है ना। तो ए बी में कौन सा वर्टेक्स नहीं है, सी। क्यू आर में कौन सा वर्टेक्स नहीं है, ये आपस में एंगल्स सेम है। समझ में आ गया ना, क्योंकि ए बी साइड बन गई, कौन सा बचा, सी, वो ऑपोजिट में हो गया। बीसी में कौन सा वर्टेक्स नहीं है, ए। पी क्यू में कौन सा नहीं है, एसी में कौन सा नहीं है, बी। पी आर में कौन सा नहीं है, क्यू। ये आपके पास 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस आ गई। समझ में आ गया, साइड्स दी हैं और आपको फिगर नहीं ड्रॉ करनी, ऑपोजिट एंगल्स देखने हैं। तो जो दो साइड्स के नेम है, मतलब साइड के दो वर्टिसेस के हिसाब से नेम है, आपने थर्ड वर्टेक्स देख लेना है जो मिसिंग है, और दूसरी वाली का भी थर्ड वर्टेक्स आपस में मैच करने हैं। सबसे इजी काम है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू डू। इतना क्लियर हो गया। यहां पर सबसे मुश्किल काम ही ट्रायंगल्स में ये होगा, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ लिखना। नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, बिल्कुल कटते हैं।
चाहे आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, आपको लिखा भी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस से होगा, नहीं लिखा है तो आपने लिखना है। ठीक है, सो बैक कमिंग टू आवर क्वेश्चन अगेन, हम अपने क्वेश्चन पे वापस आए। हमने ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर को 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस करवा दिया कि एबीसी एंड पीक्यूआर मैच करते हैं। ऐसे ही सेकंड में चेक करो, फर्स्ट और थर्ड फिगर मैच होती है। तो इसमें अगर मुझे नाम लिखना है, ठीक है, तो AB और 4.5 है, AB के ऑपोजिट कौन सा है, एंगल C, और यहाँ पे 4.5 के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, E। ठीक है, अब 5 कहां पर आया, DE, तो यहां पर E आ गया, 5 यहां पर D आ गया, और यहां पर रह गया F। सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ED, ABC लिखा ना, तो FDE। समझ में आ गई बात है, लिखो इसको। देखो उससे लिखा ना, कट आउट ईच ऑफ द ट्रायंगल्स फ्रॉम फिगर 7.4 to 5 एंड टर्न देम अराउंड एंड ट्राई टू कवर एबीसी। ये आपकी लैब एक्टिविटीज होती थी। इनफैक्ट यहाँ पे जैसे वो ब्लॉक्स वाले बच्चों की गेम नहीं आती है जिसमें आपको स्क्वायर के साथ स्क्वायर मैच करना होता है, वो एक्चुअल यही चीज है, वो कॉरेस्पॉन्डिंग देखते हो। अगर आपको रेक्टेंगल में आपको एक स्क्वायर रेक्टेंगल दिया जाए और कहा जाए, सी देयर वाज दिस वेरी गुड एक एक्सरसाइज करवाए थे कि रेक्टेंगल पीस दिया हुआ है, आपको मैंने पीस भी ऐसे पकड़ा दिया, तो अगर आपको इसको बीच में पुट करना है तो क्या करोगे, आप ब्रेड के साथ ब्रेड मैच करोगे। तो बच्चा होता है ना, वो लेंथ के हिसाब से डालने की कोशिश करता है। सेम एज सेइंग इन अ पिगी बैंक यू ट्राई टू पुट अ 100 रुपी नोट, तो आप उसे फोल्ड करते हो या लेंथ के अकॉर्डिंगली उसे अंदर डालते हो। ठीक है ना, वैसी चीज है, लेंथ या ब्रेड्थ के अकॉर्डिंगली। एनवेलप में लेटर फिक्स करना होता है तो प्रॉपर फोल्डिंग करके रखते हो ना उसको, तो वो भी एक कॉरेस्पॉन्डेंस ही है कि 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंगली आपने उसमें लेटर को या अपनी जो भी चिट्ठी या जो भी पेपर है उसे बीच में रखा है। ठीक होगी बात ये, राइट। तो अब आ जाओ यहां पर फोर्थ वाली फिगर में कौन सा ट्रायंगल मैच करेगा एबीसी के साथ। अब आ जाते हैं कि क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। देखो 4.554 साइड्स तो मुझे वही दिख रही है, तो मैंने बेस देखा, यहां पर RN आएगा, लेकिन 4.5 यहां जा रहा है तो यहां शुड बी पॉइंट M, यहां R और यहां पर M। MN इज 4। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MRN। क्या थर्ड फिफ्थ वाली फिगर कॉन्ग्रुएंट है, फिफ्थ वाली, यस, कैसे बैठी हूँ, हाँ फिफ्थ वाली फिगर कॉन्ग्रुएंट है, तुम कह रही हो हाँ। नहीं होगी, बिकॉज ऑल द साइड्स आर सेम एंड हर साइड्स आर डिफरेंट, ऑब्वियसली द टू ऑफ देम आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्लियर हो गया, तो इसने पूरा ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस आपको सिखाई है, तो दैट मीन्स इंपॉर्टेंट है, इसको आपने इसे ऐसे ही याद करना है। अब आते हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस। तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो होता है, ऐसे ही नहीं कह देते हो कि कोई भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है SSS, साइड्स ऑफ वन, जिसे हमने अभी पूरा किया, साइड्स ऑफ वन इक्वल टू साइड्स ऑफ द अदर, exactly equal to sides of the other. The second criteria is, the first criteria is SSS, second criteria is SAS, side angle side, side of one triangle equal to side of the other, second side equal, लेकिन जो एंगल दिया हुआ है that is the included angle। ठीक है, तो we have two sides and one included angle, two sides and any one included angle। फिर आपके पास आता है एंगल साइड एंगल, द थर्ड क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल, टू एंगल्स एंड वन इंक्लूडेड साइड। टू एंगल्स एंड एनी वन इंक्लूडेड साइड्स विच वी से ASA कॉन्ग्रुएंस रूल है। इसका प्रूफ भी हमें होगा जो हम बाद में ही करेंगे एग्जाम्स के, मतलब अभी चैप्टर के बाद आराम से इस ASA को प्रूफ करेंगे, रट्टा ही मारना है, इसका लॉजिक वगैरह कुछ नहीं है कि कैसे प्रूफ किया गया है। सो ASA कॉन्ग्रुएंस प्रूफ है इसका
थ्योरम है प्रॉपर ये, ठीक है। और इसी के साथ ना एक सब रूल बन जाता है, अगर ट्रायंगल के मैंने दो एंगल्स को सेम कर दिया तो व्हाट अबाउट द थर्ड एंगल, इस ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना है, और अगर दूसरा ट्रायंगल भी ड्रॉ कर रही हूं तो उसके एंगल्स का सम कितना होगा, 180। अगर इसमें ये x है और ये y है और यहां पर भी ये x और y है, तो थर्ड एंगल क्या होगा, 180 माइनस x माइनस y, और यहां भी क्या होगा, 180 माइनस x माइनस y, जस्ट ठीक है, राइट। तो अब अगर ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। तो एक रूल है ASA A, जहां पर हमने इंक्लूडेड साइड दी, बट इफ आई से एनी टू एंगल्स एंड वन साइड, ट्रायंगल में कोई भी दो एंगल्स ले लो और कोई एक साइड ले लो, एनी टू एंगल्स एंड वन साइड, अगर मैंने दो एंगल्स इक्वल कर दिया तो तीसरा भी इक्वल होगा, तो ये जो तीसरी साइड जो भी तो साइड गिवन है ये किसी दो में तो इंक्लूड हो जाएगी ना, समझ में आ गया। तो इसी का सब पार्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं एनी टू एंगल्स एंड वन साइड। AAS भी कॉन्ग्रुएंसी रूल है लेकिन SSA कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं है। जो थर्ड एंगल होगा वो 180 माइनस x प्लस y होगा। 180 माइनस ब्रैकेट्स में x प्लस वाई है ना, मैं लिख रही हूँ 180 माइनस, मैंने ब्रैकेट्स नहीं बोला ना, तो इसलिए मैं माइनस x माइनस वाई ही कहूंगी, ठीक है। जब मैं ब्रैकेट्स करूंगी तो मैं माइनस ऑफ ब्रैकेट में x प्लस वाई लिखूंगी, ठीक है ना, दोनों में फर्क है, राइट। बोलने में हाँ ब्रैकेट्स लगाना जरूरी होता है, लेकिन अगर मैं ब्रैकेट्स नहीं बोल रही हूँ, नहीं लगा रही हूँ, तो मैं लिखूंगी 180 माइनस x माइनस वाई, ये बोलना आसान है, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो ASA AAS रूल होता है सब पार्ट ऑफ ASA, लेकिन हम इसको बार बार नहीं कहेंगे कि दो एंगल्स इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल करके हमने ASA लगाया, तो हम डायरेक्टली AAS भी लगा लेते हैं। लेकिन SAS का SSA बिल्कुल नहीं बनाना, SSA कोई कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं होता। वो क्यों नहीं होता कि अगर मैंने आपको एनी टू साइड्स एंड वन एंगल दे दिया तो मेरे ट्रायंगल की शेप हो सकता है डिफरेंट हो जो आपने ड्रॉ, तो उससे यूनिक ट्रायंगल नहीं बनता है। इफ आई गिव यू एनी टू साइड वन इंक्लूडेड एंगल, तो जो ट्रायंगल मैंने बनाया है और जो ट्रायंगल कोई दूसरी जगह बैठकर बना रहा है उन दोनों के सेम होंगे, वो ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी रूल्स वहां चलते हैं जहां पर हमें जो जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उससे सिर्फ एक तरह का ट्रायंगल ही बन सकता है, एक यूनिक ट्रायंगल ही ड्रॉ होता है। क्लियर होगी बात, ये कॉन्ग्रुएंसी रूल्स वहां बनते हैं, इतना क्लियर है। चलो अब आते हैं हमारे पास, ये तो मेन प्रूफ्स आ गए ना, 4 प्रूफ्स हमारे पास हो गए AAS, ठीक है। नो रूल एज एंगल एंगल एंगल, साइड 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 तो है, ऑल एंगल्स इक्वल ऐसा कोई रूल नहीं है कॉन्ग्रुएंसी में, क्लियर होगी बात। और लास्ट जो रूल है जो आप थर्ड एक्सरसाइज में करोगे विच इज RHS रूल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, लिख लो, ठीक है। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज वन साइड, मैंने करवाया हुआ है। कॉन्ग्रुएंसी 8th में करवाया हुआ है, ये उसमें शायद करवाया हो, ठीक है, मुझे पता है करवाया हुआ है। शायद हाई राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड। एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट कर दे, विच इज पेज नंबर 87, ठीक है। RHS रूल आगे क्लासेस में, आगे मतलब आगे एक्सरसाइज में करेंगे, शायद ही इसमें यूज हो, ठीक है। पता नहीं, चलिए करिए स्टार्ट, एग्जाम्पल नंबर 1। हेलो।
चलो अब नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1। तो यहाँ पर आपको जब लिखना है इसे प्रॉपरली लिखना होगा, प्लस कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं तो सीपीसीटी लिखते हैं, पता है ना, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो हमारे पास एग्जाम्पल 1 में आपने फिगर ड्रॉ करनी है। कॉन्ग्रुएंसी ना यहाँ पर थोड़ी सी ओवरलैपिंग फिगर्स आएंगी। द गुड पार्ट इज जैसे यहाँ पे फिगर्स दी होती है वैसा ही क्वेश्चन आएगा, एक्स्ट्रा एग्जाम्पलर से हम सब कवर कर लेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। प्लस अगर आरएचएस रूल लगेगा तो कब लगेगा, एसएएस लगेगा, वो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो लिखा हुआ है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, शो दैट ट्राइंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीओसी। तो ये हमारा हो जाएगा गिवन और ये हो जाएगा टू प्रूव। Triangle AOD is congruent to triangle BOC and second part AD is parallel to BC। प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। देखो थोड़ी चीजें तो ध्यान रखनी है, जो पहले ट्राइंगल लिखा है ना जिसका नाम, उसी की साइड्स को पहले लिखेंगे, और जो गिवन है हमें OA इज इक्वल टू OB, देन इसमें ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, और तीसरी सी, ये तो हमें गिवन है ना, और तीसरी चीज हमें कौन सी गिवन है, एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल बीओसी। क्यों है ये इक्वल, इसका रीजन क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। The two triangles are equal by the rule of vertically opposite angles, hence ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, और रूल लिख देंगे SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। रूल लिखेंगे SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो पहला पार्ट तो मेरा प्रूव हो गया। ये SAS लिखना बहुत जरूरी है आपकी कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे मैंने ट्रायंगल AOD पहले लिखा है तो आपने ट्राइंगल एओडी के पार्ट्स को पहले लिखा है, बीओसी के पार्ट्स को लिखा है। रीजनिंग लिखनी हर एक पार्ट की, आपने क्यों ने इक्वल कहा है, आपको वो रीजनिंग लिखनी बहुत जरूरी है। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को प्लीज VOA मत लिख कराना, मार्क्स कट जाते हैं। अभी भी मत लिखो, फिर पेपर में भी वही लिख कराओगे, ठीक है। सो राइट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जो 3 वर्ड्स लिखना है ना, यहाँ पर क्या होता है, अगर आप वो स्पीड बना लेते हो पेपर में स्पीड बनी रहती है, वहां पर लगेगा नहीं एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें प्रूव करना है AD इज पैरेलल टू BC। ट्रायंगल सब हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिए, तो फिर उसके बाद हम क्या लेंगे कि हमारा जो एंगल A है इट्स इक्वल टू एंगल B। प्रॉपर नाम लिखने हैं, ट्रायंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC। ठीक है, नाम के अकॉर्डिंगली देखो, O फिर मैं A पर गई फिर D पर आई, OAD, यहां से OB और फिर C पर आए OBC। क्यों है ये, CPCT। ठीक है ना। अब हम आते हैं अपने लाइंस एंड एंगल्स वाले पर, कि मुझे अगर इसे प्रूव करना है इक्वल है, इनको पैरेलल है, तो ये दो एंगल्स इक्वल आ गए हैं। तो अगर देखा जाए दीज एंगल्स फॉर्म अ पेयर ऑफ, as they form a pair of which angles, pair of alternate interior angles, therefore AD is parallel to BC, hence corresponding parts of congruent triangles। ये आपके पेज नंबर 86 पे लिखा हुआ है, कॉरस्पॉन्डिंग 7.3 क्राइटेरिया लिखा है ना, उसके बिल्कुल ऊपर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, बोल्ड में, देयरफॉर वी राइट इन शॉर्ट CPCT फॉर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, पेज 86। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक हो गया, एग्जाम्पल 1 का डन। एग्जाम्पल 2 करें, एग्जाम्पल 2 करो, वैसे भी याद करना, ठीक है। इसमें लिखा है AB इज अ लाइन सेगमेंट।
एल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लाइन सेगमेंट है, एल इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। हाँ जी कृषभ, किसको मैसेज भेज रहे हो ये? मैम चैट में। हाँ, किससे बात कर रहा है? मैम हम किसी से नहीं। अच्छा, फिर ये मैसेज क्यों भेजा है? हम बस मन सा कर रहा। मन करा था तो तुम ध्यान रखो, ठीक है। ये मैंने कभी अलाउ नहीं किया है, तुम ये ऐसे वाले मैसेजेस भेजो जो मैंने पूछा नहीं है। ये इमोशंस ना, ये जो इमोजीज होते हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस दूसरी होती है ना, वहां पर दे दे इनकरेज, जहाँ पे आपका टीचर के साथ पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता, वहां पे कहते हैं कि यूज दिस इमोजीज, एंड यू नो वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है कि यू हैव टू यूज दिस जेस्टर्स। यहाँ पे ना डांट ही पड़ेगी। मैं स्कूल में सबसे पहले चैट से बोलती थी, बाद में मीटिंग स्टार्ट होती है। AB is the line segment, L is the perpendicular bisector, point P lies on L, show that P is equidistant from A and B। ठीक है, तो गिवन में हमारे पास क्या है? लाइन सेगमेंट AB। गिवन में है लाइन सेगमेंट AB, L is perpendicular bisector of AB। बाद में बोलूंगी। L is the perpendicular bisector of AB। ठीक है, पॉइंट P lies on L। ठीक है, आपको शो करना है टू प्रूव P P is equidistant from A and B। P is equidistant from A and B, बड़ी अच्छी से इंग्लिश में लिखा है ना। अब इसको मैथ्स में कैसे लिखेंगे? इसका मतलब क्या है? सिर्फ मुश्किल ना मैथ्स में यही होती है, आपको लिखा इंग्लिश में आता है, समझाना उसको मैथ्स में होता है। इक्वल डिस्टेंस क्या, इसका मतलब क्या है? मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज हमारी क्या कहती है कि P से आप A पे जा रहे हो और P से B पे जा रहे हो, तो है ना। हाँ, तो इसका मतलब PA इज इक्वल टू PB। तो जो मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिख रही हूँ ना मैथमेटिकली, मतलब मुझे ये प्रूव करना है, दिस इज माई लैंग्वेज ऑफ मैथ्स। तो कल कोई पूछे ना मैथ्स वाली मैम को कि मैथ्स में बात करो, तो वो ऐसी बात करेगी, PA इक्वल टू PB प्रूव करना है। अगर आप ये सिर्फ इसकी कन्वर्जन सीख जाते हो ना, ट्रांसलेशन, जैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होती है, हिंदी टू पंजाबी होती है, पंजाबी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होती है, दिस इज ट्रांसलेशन फ्रॉम दैट इंग्लिश टू योर मैथमेटिकल लैंग्वेज। अगर यही सीख जाओगे ना तो मैथ्स आ जाती है। ज्योमेट्री मुश्किल तभी लगती है। उसने बोला इक्विडिस्टेंट, इसका मतलब क्या? आपको मैम लिख देगी PA इक्वल टू PB, पर अपने दिमाग में खुद लगाओ इक्वल डिस्टेंस का मतलब कि कल P पे खड़े हो, आपको कहा जाए A पे जाओ या B पे जाओ, आप कौन सी जगह पे जाना पसंद करोगे? आपको अगर डिस्टेंस सेम है कहीं भी चले जाओ, आई एम इनडिफरेंट। समझ में आ गया? जल्दी पहुंचना है, कौन सा रास्ता ले, दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पर है, कोई भी रास्ता ले लो। डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली आप डिसाइड नहीं कर रहे हो। देखने में तो बी इज ज्यादा फिगर इज नॉट पर स्केल, कहा जाता है फिगर इज नॉट एज पर स्केल। ठीक है, मैंने स्केल और पेंसिल और पेपर लेकर नहीं बनाया है, एग्जैक्ट मेजरमेंट्स करके नहीं बनाई। ठीक है, सो PA इक्वल टू PB ये हमें प्रूव करना है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन हमारे पास कुछ नहीं है, हम डायरेक्टली प्रूफ पर आएंगे। ठीक है, अब जैसे ये लिखा है L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, इसका मतलब क्या हुआ? L इज परपेंडिकुलर टू AB एंड L बाइसेक्ट्स AB। L इज परपेंडिकुलर टू AB मतलब एंगल ACP is equal to 90 डिग्री, एंगल BCP is also equal to 90 डिग्री। L बाइसेक्ट AB मतलब, अब देखो इंग्लिश लैंग्वेज है, L ने बाइसेक्ट किया AB को, तो इसका मतलब C क्या है AB का? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब है कि C से A का डिस्टेंस और C से B तक का डिस्टेंस इक्वल होगा, जिसे हम लिखेंगे CA इज इक्वल टू CB। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं प्रूफ पे। तो इन
triangle ACP and triangle BCP. AC is equal to BC. ये आपने अभी प्रूफ किया, तो CA लिखा है ना, मैं पहले CA ही लिखूं। सबसे पहले काम तो यही सही करना है, जो लिखा है वही लिखो। CA इज इक्वल टू CB, एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP। ये हमने किया है ईच 90 डिग्री। ये प्रूव्ड अबव लिख देना। और थर्ड क्या लिखोगे? ये जो साइड CP है, दोनों ट्राइंगल्स में क्या है? कॉमन। तो CP इज इक्वल टू CP, जिसे हम सेम साइड लिखते हैं या लिखते हैं कॉमन। तो ट्रायंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCP। कौन से रूल के साथ हमने कहा? हमने ली यहां से साइड, एक लिया 90 डिग्री का एंगल और एक ली थर्ड साइड, तो ये हो गया SAS, टू साइड्स वन इंक्लूडेड एंगल। यही रूल होता है, रूल जरूर लिखना है। उसके बाद उसने कहा है कि क्या P इक्विडिस्टेंट होगा फ्रॉम A एंड B, जिसके साथ आफ्टर दीज टू ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। तो मैं लिखूंगी देयरफॉर AP इज इक्वल टू BP। AP इज इक्वल टू BP, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है? CPCT। ठीक है, मैम आपने वही CPCT प्रूफ ये करना फुल था। फॉर्म क्या हेंस होती P है? इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। ये चीज एक लिख लो, 10th में काम आएगी और इन जनरल भी आगे पढ़ाई करोगे मैथ्स जब भी। ठीक है ना? अगर आप सीरियसली, अगर आप 11th में मैथ्स नहीं ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में जाओगे, कोई भी बेसिक एग्जाम दोगे ना, वो मैथमेटिकली की एक थोड़ी बहुत चीजें पूछते हैं। ठीक है, तो एक चीज है, जो लाइन L थी ना, वो थी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। P पॉइंट था इस लाइन सेगमेंट पर। ठीक है, अब ये P पॉइंट तो यहां भी ड्रॉ कर सकती थी, तब भी मेरा प्रूफ सेम रहता। आई कुड हैव ड्रॉन इट हियर, आई कुड हैव ड्रॉन इट हियर। प्रूफ का कोई भी पोर्शन मेरा सेम चेंज नहीं होता, P को मैं जैसे मर्जी मूव करती रहूं। ठीक है, तो इसका मतलब एक रूल होता है इन जनरल, जो आपने अभी प्रूफ किया है। लिखो, ये 10th में आपके बहुत काम आएगा। लिखो, एवरी पॉइंट ऑन perpendicular bisector of a line segment, every point on the perpendicular bisector of a line segment is equidistant from end points of line segment. बात समझ में आई कि मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हो? कंस्ट्रक्शन कैसे होती है? कंपास को मोर देन हाफ ओपन करके हमने यहाँ पे एंड पॉइंट्स मार्क किया, ऐसे मार्क किया ना, फिर हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये एग्जैक्टली हम कहते हैं कि हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। ठीक है ना? तो अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ना कंपास से, इस पर आप कोई भी एक पॉइंट ले लो। ठीक है ना? अब वो पॉइंट मूविंग होता है, कहीं भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई डिजाइन बनाना होता है आपने, मे बी यहाँ पर आपने ऐसे थ्रेड लगाने हैं, है ना? वो जैसे वो सेल्फी पॉइंट्स क्रिएट नहीं करते हैं, तो एक एरिया डिमार्केट किया, नीचे पोल लगाया और उसके सेंटर में पोल लगाकर हमने यहाँ पर रस्सी या रिबन्स बांधने शुरू कर दिए, लाइक दिस। होता है ना ऐसा? ठीक है, तो जितना डिस्टेंस यहां से ऐसे इस वाले पॉइंट से हमने मैच किया, फिर मैंने इसके साथ मैच किया, तो दोनों साइड आपकी इक्वल सिमेट्री आएगी। बात क्लियर हो गई? इसका मतलब एक रूल होता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट हम लेकर चलते हैं, वो एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। जितनी रस्सी यहां पर बांध रहे हो उतनी रस्सी यहां जाएगी, जितना रिबन यहां है उतना ही रिबन वहां जाएगा। क्लियर हो गया? हम ये कंस्ट्रक्शंस करके प्रूव करते थे, तो ये चीज हमें याद रहती थी, जिसे हम फर्दर यूज करते हैं। एवरी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। थ्योरम 7.1 सिलेबस में है, इसे बाद में करेंगे। नेक्स्ट है
एग्जाम्पल नंबर 3। सबने लिख लिया ना ये? नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3। line segment AB is parallel to another line segment CD. Line segment AB is parallel to another line segment CD. हम ये फिगर के अकॉर्डिंग नहीं होगा। फिगर के अकॉर्डिंग मतलब फिगर ही है। तो गिवन में मुझे दिया हुआ है AB is parallel to CD. O is the midpoint of AD. O is midpoint of AD, जिसका मतलब हुआ OA is equal to OD. तो टू प्रूव हमें करना है ट्रायंगल AOB is congruent to triangle DOC, और सेकंड O is midpoint of BC. O midpoint BC का प्रूव करने के लिए इसका मतलब क्या हुआ? BO is equal to CO. अगर O को मिड पॉइंट BC का प्रूव करना है मुझे यहां पर, तो इसका मतलब है मुझे लेना है BO is equal to CO. पहले तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। देखो उसने अब 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ ही नाम लिखा होगा ये, ठीक है? तो जैसे नाम लिखा हुआ है वैसे ही लिखो। कहाँ गायब थी तुम इतने दिन? AOB and DOC, the first thing that we'll take in these two triangles, यहां से लेंगे AO और यहां से लेंगे DO, ये हमें गिवन है because O is the midpoint of AD। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख दिया, यहां पे गिवन लिख दिया, वो भी चलेगा। अगर आपको यहाँ पे फिर से रूल लिखना है तो आप फिर से रूल लिख सकते हो। देन सेकेंड क्या लूंगी इसके बाद में? यहां से एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर हो गया? दे आर मैम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और इसके बाद देखो हमारी AB और CD आपस में पैरेलल दी है। दिस इज द ट्रांसवर्सल, सो आई टेक दीज टू एंगल्स इक्वल, जिसे मैं लिखूंगी एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल ODC। आप इसमें ब्रैकेट में लिखोगे AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज ट्रांसवर्सल। और ये कौन से एंगल्स बने थे दोनों? ये वाले लाइंस पैरेलल ये हैं अपने पास, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे लिखना है दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप डायरेक्टली ये मत लिखना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आपने इसे प्रूव करना है कि कौन सी लाइंस पैरेलल थी, कौन सी ट्रांसवर्सल है, और किस बेसिस पे आपने ने कहा है कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। Therefore, triangle AOB is congruent to triangle DOC। कौन से रूल के साथ ये कॉन्ग्रुएंट हुए दो ट्रायंगल्स? एंगल लिया, फिर आपने ये साइड ली, और फिर ये एंगल लिया, तो हो जाएगा ASA। ठीक है, इट विल बी ASA।
अब हमें शो करना है O इज द मिड पॉइंट ऑफ बी BC। तो सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे triangle AOB is congruent to triangle DOC proved above, therefore OB is equal to OC CPCT। या फिर लिखेंगे और O is the midpoint of BC। O is the midpoint of BC। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, चलो जाओ और टाइम पे आएंगे। हम्म। हम्म।